हमारी आज की मूवी का नाम है फियरलेस, जो 2006 में रिलीज हुई। ये मार्शल आर्ट्स के स्पिरिचुअल गुरु हु युएनजे की बायोग्राफी है। मार्शल आर्ट्स के गुरु एंडी का एक बेटा है युएन जिया, जिसकी एज अभी तक सिर्फ 10 साल है। इतनी कम उम्र होने के बावजूद बहुत से मार्शल आर्ट्स अपने बच्चों को अच्छी खासी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन एंडी अपने बच्चे को बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं देता। ट्रेनिंग ना देने के पीछे एक वजह थी, और वो ये थी कि उसे अस्थमा था। मगर उसके बेटे युएन जिया को जुनून की हद तक शौक था कुंग फू सीखने का। युएन जिया का एक दोस्त था जिनसन, जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। स्कूल के होमवर्क में जिनसन उसकी हेल्प करता है। युएन जिया का दोस्त जिनसन उसका होमवर्क किया करता था और वो बैठकर करता था प्रैक्टिस कुंग फू की। उसको किसी उस्ताद ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी, लेकिन अपने फादर को देख देख कर वो भी काफी कुछ सीख चुका था। एक दफा एक मार्शल आर्ट्स ज़ो ने युएन जिया के फादर एंडी को फाइटिंग के लिए चैलेंज किया। एंडी ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। युएन जिया इस फाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसे 100% यकीन था कि उसका फादर ये फाइट जीतेगा, इसलिए वो बड़े ज़ौक और शौक से फाइट देखने के लिए तयशुदा मकाम पर पहुंच जाता है। ज़ो और एंडी के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला होता है। ज़ो भी एक जबरदस्त मार्शल आर्ट्स है, लेकिन इसके बावजूद एंडी उससे बहुत आगे जा रहा था। फाइटिंग के दौरान वो ज़ो पर एक बहुत ही जबरदस्त अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन एंडी ने अपने लिए कुछ असूल बना रखे थे। अपने उन्हीं अखलाकी असूलों की वजह से वो उस पर अटैक नहीं करता और रुक जाता है। जैसे ही एंडी रुकता है तो ज़ो इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पर अटैक कर देता है। इस तरह वो इस मैदान का, इस फाइटिंग का चैंपियन बन जाता है। अपने फादर एंडी को हारता देखकर युएन जिया बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। उसे इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि उसका फादर हार जाएगा। दूसरी तरफ ज़ो का बेटा युएन जिया को चैलेंज करता है कि तुम मेरे साथ फाइट करो, जिस तरह मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को हराया है, मैं भी इसी तरह तुम्हें शिकस्त से 2-4 करूंगा। युएन जिया ये बात जानने के बावजूद कि उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, और ज़ो का बेटा तो बहुत एक्सपर्ट है, वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जब उन दोनों बच्चों के दरमियान फाइट होती है तो ज़ो का बेटा उसे खूब मारता है। इस तरह युएन जिया भी ये फाइट हार जाता है, लेकिन ये हार उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित होती है, और वो फैसला करता है कि वो अपने दौर का सबसे बड़ा, ताकतवर, मजबूत और खतरनाक किस्म का कुंग फू मास्टर बनूंगा। अपनी और अपने फादर की इस बेइज्जती का बदला लूंगा। जिनसन और युएन जिया दोनों ही अपने फादर की लाइब्रेरी से मार्शल आर्ट्स के हवाले से सारी किताबें चुरा लेते हैं। अब वो किताब से सीखता था और वैसे ही प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस भी इतने जुनून के साथ कि अपनी बॉडी को आराम करने का जरा मौका ही नहीं दिया। जब युएन जिया अच्छी खासी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर लेता है तो वो फिर से ज़ो के बेटे को चैलेंज करता है। ज़ो का बेटा बड़ी खुश दिली के साथ उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि इसे तो वो आसानी से हरा लेगा। लेकिन इस दफा वो थोड़ी सी देर के लिए भी युएन जिया के आगे टिक नहीं पाता और ये मैदान हार जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि युएन जिया का पिता एंडी अब मर चुका है और युएन जिया दुनिया का सबसे बड़ा कुंग फू मास्टर बन चुका है। उसकी शादी हो चुकी है और उसके पास एक बेटी भी है, मगर उसकी बीवी की डेथ हो गई। अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसने ज़ो के साथ भी जबरदस्त फाइटिंग की और उस मुकाबले में उसने ज़ो को बड़े बुरे तरीके से पीटा था। इस तरह से उसने अपने फादर की बेइज्जती का बदला भी ले लिया। वो बड़े बड़े मार्शल आर्ट्स के साथ फाइट करता रहा, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कम से कम एक दफा युएन जिया को हरा सकते। युएन जिया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइटर बन चुका था। सब फाइटर उसके नाम से कांपते थे, कोई भी उससे लड़ने की जुर्रत नहीं करता था। युएन जिया की अग्रेसिव फाइटिंग स्टाइल की वजह से उसके बहुत सारे फॉलोवर भी थे। अब युएन जिया अपनी शोहरत की बुलंदियों पर है, और अक्सर ऐसा होता है जब कोई शख्स शोहरत की बुलंदियों पर होता है तो उसकी जात में गुरूर और तकब्बुर भी आ जाता है। ऐसा ही युएन जिया के साथ भी होता है। हर फाइट जीतने की वजह से अब उसमें भी बहुत ज्यादा गुरूर और तकब्बुर आ जाता है। वो अपने पिता के तमाम अखलाकी उसूलों को भूल गया था, जो कुंग फू मास्टर के लिए बहुत जरूरी थे। उसे शराब की लत लग गई थी, और अपने गुरु को देखकर उसके चीले भी प्रैक्टिस करने की बजाय, फाइट करने की बजाय शराब पीते थे। कभी कभी युएन जिया इतनी ज्यादा शराब पी लेता कि वो घर का रास्ता ही भूल जाता। फिर उसके चेले उसे घर छोड़ के आते। जब वो घर जाता तो वो देखता कि उसकी बेटी अभी तक उसका इंतजार कर रही है। युएन जिया ने अपने खानदान का सारा पैसा यशी में उड़ा दिया। अब वो अपने दोस्तों का मकरूज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसकी अय्याशियां कम नहीं पड़ी। एक दफा वो अपने दोस्त जिनसन से मिलने जाता है। जिनसन जो अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। युएन जिया उसके होटल में बैठकर मुफ्त में शराब पीता है और अपने चेलों को बहुत सारा खाना भी खिलाता है। जिनसन अब रेस्टोरेंट चलाता है, और ये रेस्टोरेंट जिनसन ही का था। जिनसन का मैनेजर आकर उसे बताता है कि युएन जिया ने 1 साल से आपका बिल पे नहीं किया। वो हर दफा आता है, मुफ्त में खाता और खाकर चला जाता है। उसके साथ साथ उसके चेले भी पेट भर कर खाते हैं। जिनसन युएन जिया को समझाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि तुम्हारे चेले तुम्हारे पीछे इसलिए है कि तुम उन्हें मुफ्त में खाना खिलाते हो, लिहाजा तुम ये अय्याशियां बंद कर दो। देखो तुम्हारा सारा पैसा बर्बाद हो गया है और अब तुम अपने दोस्तों के मकरूज हो। युएन जिया को उसकी ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उसे कहता है कि मेरे दोस्त, अब तुम वो पहले जैसे दोस्त नहीं रहे। वो गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। अगली शाम वो एक किंग से टकराता है।
फिर जुआनजे का मुकाबला होता है किन से। किन वही शख्स है जिसके साथ उसका अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हुआ। जिस तरह जुआनजे आज तक किसी से नहीं हारा, उसी तरह किन ने भी आज तक जिससे मुकाबला किया उस मैदान का फातिहा रहा। एक महफिल में किन और जुआनजे के दरमियान लफ्ज़ी तकरार कुछ ज्यादा ही हो जाती है। महफिल के आदाब की वजह से वो आपस में फाइट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जुआनजे अपना सारा गुस्सा घर में आकर अपने शागिर्दों पर निकालता है। जब वो अपने शागिर्दों को ट्रेनिंग देता है तो ट्रेनिंग के दौरान उनकी खूब धुलाई करता है। रात हो जाती है तो ह्यू के एक चेला जख्मी हालत में लाया जाता है। जब जुआनजे उससे पूछता है तुम्हारी ये हालत किसने की, तो वो बताता है कि मुझे किन ने मारा था। जुआनजे को किन की हरकत बहुत बुरी लगती है। जुआनजे समझता है कि किन ने सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ऐसा किया है। किन जॉनसन के रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था कि वहाँ पर जुआनजे भी पहुँच जाता है। जुआनजे सामने वाले टेबल पर बैठकर शराब पीता है। किन उसके पास आकर कहता है कि हमारा झगड़ा आज की रात पर मौकूफ कर दिया जाए। आज हम यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए ये झगड़ा हम आज न करें, फिर किसी दिन पे रख लें। लेकिन जुआनजे कहता है कि मैं आज फाइट करूंगा। जिनसन भी अपने दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकाम रहता है। जुआनजे इतने ज्यादा गुस्से में है कि अपने दोस्त जिनसन को भी भूल जाता है और उससे अपनी दोस्ती भी तोड़ देता है। जुआनजे किन को चैलेंज करता है, उसे कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ मुकाबला ना किया तो फिर तुम्हें मेरे सामने अपना माथा टेकना होगा और अपनी शिकस्त तस्लीम करनी होगी। वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम लोग बड़ी तेजी से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके दरमियान एक बड़ी जबरदस्त फाइट होने वाली है। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं। इसके बाद जुआनजे और किन के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है। जुआनजे शदीद गुस्से में है, वो किन पर बड़े जबरदस्त अटैक करता है। गुस्से में होने की वजह से अपने फादर के तमाम असूलों को भी भूल जाता है। वो किन पर बड़ी तेज रफ्तारी के साथ ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है। फिर मौका मिलती है उसकी छाती पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिसकी वजह से किन की डेथ हो जाती है। ये फाइट करने के बाद जब जुआनजे घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम की लाश बेड पर पड़ी है। किन के फॉलोवर्स ने इंतकाम लेने के लिए उसकी मॉम को कत्ल कर डाला। फिर जुआनजे भागा भागा अपनी बेटी के रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसकी भी डेथ हो चुकी है, उसे भी उन लोगों ने मार डाला था। अब जुआनजे टूट चुका है। उसकी मॉम और उसकी प्यारी सी बेटी भी उससे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई। जब जुआनजे बाहर आता है तो उसके फॉलोवर एक आदमी को लेकर आते हैं जो उसे बताता है कि किन ने उसके फॉलोवर को इसलिए मारा था क्योंकि उसने किन की वाइफ के साथ बदतमीजी की थी। जुआनजे को ये बात सुनकर मजीद दुख होता है। वो अंदर से दुख और तकलीफ में भर जाता है। अब उसके जिस्म के साथ साथ उसकी रूह भी जख्मी हो चुकी है। वो मायूसी के घड़े में गिर रहा होता है। जुआनजे एक जहाज पर सवार हो जाता है और इस शहर को हमेशा के लिए गुड बाय कह देता है। जुआनजे को कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रहा है, बस वो तो ये शहर छोड़ना चाह रहा था। अगले 6 माह वो आवारा भटकता रहता है। इन 6 माह के दौरान वो अपनी जान लेने की कोशिश भी करता है। वहाँ पर कुछ लोग आकर उसकी जान बचा लेते हैं और उसे अपने गाँव ले जाते हैं। जुआनजे अभी बेहोश होता है। वो उसकी खूब खिदमत करते हैं, उसके जख्मों पर मरहम लगाते हैं। जब जुआनजे होश में आता है तो वो उससे पूछते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मून। वो जुआनजे का बहुत खास ख्याल रखती थी। जुआनजे इतना ज्यादा जख्मी था कि किसी को भी नहीं लगता था कि ये कभी अपने पाँव पर खड़ा हो सकेगा, लेकिन मून की दादी उसे तसल्ली देती कि साथ साथ इसके सारे जख्म आहिस्ता आहिस्ता भर जाएंगे। मून जुआनजे को नदी पर ले जाकर उसके सारे बाल काट देती है। बाल और दाढ़ी कटने के बाद वो एक हैंडसम सा लड़का लगता है। जुआनजे खेती बाड़ी में मून के साथ काम करता है और उसी के साथ घर में भी रहता है। जुआनजे मून से मोहब्बत करने लगा। मून के गांव का एक लड़का दूसरे गांव से गाय चुराने गया था। गाय चुराते हुए गांव के लोगों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। मून की दादी और उसके कबीले के लोग उस कबीले में जाकर उनसे माफी भी मांगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम इस बच्चे को सजा देकर ही रहेंगे। तब जुआनजे वहाँ पर कहता है कि आप बच्चे की जगह पर मुझे मार लें, मगर उनके कबीले के असूलों के मुताबिक बच्चे को वो सजा देते थे और अगर जुर्म किसी बड़े आदमी ने किया हो तो फिर उसको कबीले के सरदार के साथ फाइट करना पड़ती थी। अब जुआनजे और कबीले के सरदार के दरमियान फाइट होती है। जुआनजे दरअसल फाइट करना ही नहीं चाहता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहता। वो समझता है कि इसी पावर के इस्तेमाल की वजह से ही आज वो इस हाल में है, इसलिए वो अपनी पावर को इस्तेमाल में नहीं लाता और मार खाता रहता है, अपना डिफेंड भी नहीं करता। फिर जब मून की दादी देखती है ये तो इस तरह मर जाएगा, वो जुआनजे से कहती है कि तुम भी लड़ो। वो उसे मोटिवेट करने के लिए बोलती रहती है। इससे जुआनजे पर इतना असर पड़ता है कि वो अपना दिफा करना शुरू कर देता है। अब जब जुआनजे अपना दिफा करना शुरू करता है तो फिर कबीले का सरदार उसे एक जख्म भी नहीं पहुंचा पाता। इस तरह फाइट का टाइम खत्म हो जाता है और कबीले का सरदार अपनी हार मान लेता है। गाँव के बच्चे जब जुआनजे को फाइट करते हुए देखते हैं तो वो उससे कहते हैं कि हमें भी कुंग फू सीखना है, लेकिन जुआनजे उन सबको मना कर देता है। जुआनजे जानता है कि पावर इंसानों के बिहेवियर चेंज कर देती है। जुआनजे और मून बच्चों के साथ बैठे होते हैं तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, आप दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए, मगर वो दोनों इधर उधर देखते हुए बात को इग्नोर कर देते हैं। मून जुआनजे से कहते हैं कि मैं अपनी मॉम की कब्र पर जा रही हूँ। ये सुनकर जुआनजे को अपनी मॉम और अपनी बेटी की
याद आती है। वो बहुत दुखी हो जाता है। वो मून से कहता है कि अब मैं इस गाँव से जाना चाहता हूँ, मैं एक दफा शहर जाऊंगा, फिर लौट कर आ जाऊंगा तुम्हारे पास। मून उससे पूछते है कि आप क्यों जाना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी की कब्र पर जाकर उससे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी जान मेरी वजह से गई थी। मून उसे रोकने की बजाय उसे मोटिवेट करती है, उसे कहते है कि जिंदगी में कभी हौसला और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जुआनजे उससे वादा करता है कि मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सका वापस आऊंगा। जुआनजे जब शहर पहुंचता है तो उसे पता चलता है उसके शहर पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। जुआनजे अपने घर जाता है, वहाँ पर उसका मुलाजिम अभी भी रहता था। वो उसकी बड़ी सेवा करता है। जुआनजे घर की तमाम चीजों को वैसे का वैसा देखकर हैरान रह जाता है। फिर जुआनजे अपने पिता की कब्र पर जाता है, उससे जाकर माफी मांगता है। अपने पिता से कहता है कि मैं आज समझा उस दिन आपने ज़ौ से फाइट क्यों हारी थी, क्योंकि आप कुंग-फू के नियम को तोड़ना नहीं चाहते थे। ये नियम तोड़कर मैंने बहुत बड़ी सजा भुगती है। जुआनजे किन के परिवार के पास जाकर उनसे भी माफी मांगता है। किन की तस्वीर के सामने खड़ा होकर उससे भी माफी मांगता है और अपना सर उसके आगे झुका देता है। वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि एक रेसलर है हरकुलिस, जो चाइनीज लोगों को चुनौती देता है और फिर उनको मैदान में हरा देता है। इस तरह वो चाइनीज के कुंग-फू मास्टर की बहुत बेइज्जती कर रहा है। हरकुलिस अभी तक एक मुकाबला भी नहीं हारा। जुआनजे चाहता था कि वो चाइनीज रियासत को बचा सके। वो चाहता था कि वो अब खुद हरकुलिस को चुनौती दे और इस चुनौती में ये शर्त हो कि अगर हरकुलिस हार गया तो वो इस शहर पर कब्जा छोड़ देंगे। जुआनजे अपने दोस्त जिनसन के पास जाता है और उससे जाकर माफी मांगता है और एडमिट करता है कि मैं गलत था, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, मेरे दोस्त मुझे माफ कर दो। जुआनजे जिनसन से कहता है कि मैं हरकुलिस को चुनौती देना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो फौरन उसे पैसे दे देता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि हरकुलिस को हराया जाए और चाइनीज की बेइज्जती का बदला लिया जाए। लोगों का जुआनजे के बारे में ख्याल था कि जुआनजे ये फाइट हार जाएगा, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। जब फाइट शुरू होने लगती है तो जुआनजे अंपायर से कहता है कि फाइट को बिल्कुल फेयर तरीके से करवाया जाए। हरकुलिस को चाइनीज जुबान समझ में नहीं आती। वो रेफरी उसे जाकर गलत बताता है और उसे भड़काता है कि शख्स तुम्हें गालियां दे रहा है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट का आगाज हो जाता है। दोनों ही बड़े जबरदस्त फाइटर हैं। दोनों के दरमियान मुकाबला बड़ी सख्ती से चल रहा होता है कि जुआनजे हरकुलिस पर एक वार करता है, जिसकी वजह से वो एक ऐसी जगह पर गिरने वाला था जहां पर एक नोकीला कील था जो सीधा उसके सर में लगता और उसकी डेथ हो जाती। लेकिन जुआनजे उसका हाथ पकड़ लेता है, इस तरह मरने से बच जाता है। इस तरह जुआनजे उसकी जान बचाता है और हरकुलिस अपनी हार तस्लीम कर लेता है। अब जुआनजे फिर से पॉपुलर हो जाता है। मगर विदेशी लोग जुआनजे की पॉपुलैरिटी की वजह से बहुत खौफजदा थे। वो चाहते थे किसी न किसी तरीके से जुआनजे को रास्ते से हटा दिया जाए। उनका ख्याल था कि जुआनजे तो हर फाइट में उनके खिलाफ जीत रहा है और ऐसा हो सकता है कि इसके जीतने की वजह से चाइनीज लोग बगावत ही न कर दें। अब जुआनजे को हराने के लिए वो एक ही दिन में उसके लिए 4 मुकाबले रख देते हैं। जुआनजे भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। मुकाबले से एक दिन पहले जुआनजे तनाका से मिलता है, जो उस शहर में सबसे बड़ा फाइटर था। दोनों आपस में काफी देर बैठकर गपशप करते हैं। फिर अगले दिन मुकाबला शुरू हो जाता है। जुआनजे के सामने पहले तीनों फाइटर थोड़ी देर के लिए भी नहीं टिक पाते और वो उनको आसानी से हरा देता है। अब जब चौथा फाइटर उसके सामने आता है वो होता है तनाका। जुआनजे उसको अपने सामने देखकर थोड़ा सा हैरान होता है। तनाका उसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम ये फाइट रोक सकते हैं। जुआनजे कहता है कि नहीं, हमें ये फाइट लड़नी होगी। वो फाइट लड़ने के लिए अपने पसंदीदा वेपन्स उठाते हैं। जब वो आपस में फाइट कर रहे थे तो उनके वेपन्स चेंज हो जाते हैं। जो वेपन तनाका के हाथ में आता है उसको चलाने में वो जरा भी एक्सपर्ट नहीं होता। जब जुआनजे को इस बात का पता चलता है तो वो उसका वेपन उसे वापस कर देता है। इस तरह पहला राउंड बगैर किसी नतीजे के खत्म हो जाता है। दूसरा राउंड शुरू होने से पहले जुआनजे चाय पीता है। उस चाय में जहर मिलाया गया था, क्योंकि विदेशी लोग हर सूरत में जुआनजे को मरता हुआ देखना चाहते थे। अभी दूसरा राउंड शुरू हुआ ही था कि जुआनजे को चक्कर आने लग जाते हैं और उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। तनाका वहां पर मैच रोक देता है। जुआनजे के दोस्त उसे कहते हैं कि अब हम मुकाबला यहाँ पर रोक देते हैं। जुआनजे कहता है कि मुझे जहर दिया गया है और इस जहर की वजह से मेरी डेथ हो जाएगी, तो मरना तो मैंने है ही, तो क्यों ना जहर से मरने के बजाय मैं लड़कर मर जाऊं। वो फिर से मैदान में आता है। वो अपनी उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जिसकी बदौलत उसने किन की छाती पर मुक्का मारा था और उसकी डेथ हो गई थी, वो तनाका पर अटैक करता है। लेकिन अब की दफा वो ऐसा नहीं करता। वो उसकी छाती के पास ले जाकर अपना हाथ रोक लेता है, उसकी छाती में छेद नहीं करता। इसके बाद जुआनजे को चक्कर आता हुआ गिर पड़ता है। तनाका उसे इस खेल का फातेह करार दे देता है, क्योंकि वो जानता था कि जुआनजे उसे मुक्का मारकर हमेशा के लिए मार सकता था, लेकिन उसने खेल के नियम को नहीं तोड़ा। जुआनजे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपने बचपन के सबसे प्यारे दोस्त जिनसन की बाहों में दम तोड़ देता है। आखिर में हम देखते हैं कि जुआनजे की रूह कुंग-फू खेलते खेलते मून के गांव के बाहर पहुंच जाती है। मून को भी एहसास होता है कि जैसे जुआनजे यहाँ पर आया हो। इस तरह यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।